गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पी ब्लॉक का चैप्टर कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की है पी ब्लॉक में 16th ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर अभी जब हमने देखा, लास्ट हमने देखा था उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि जब वो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है। तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के बाद वो बनाते हैं हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स जब वो बनाएंगे तो हाइड्रोजन पॉजिटिव में रहता है और ये एलिमेंट्स नेगेटिव में रहते हैं। तो ये नेगेटिव में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे, तो इसीलिए 2 हाइड्रोजन इन्हें कंबाइन होने के लिए लगते थे। तो ये इनका जनरल फार्मूला है H2E। तो आपको पता है इसमें हम लोगों ने देख लिया था कि डाउन द ग्रुप जाने पर, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव रिलीज़ करते हैं। तो H पॉजिटिव जब ये रिलीज़ करेंगे तो होगा क्या कि एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एसिडिक करेक्टर अगर इनके पास होगा तो एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कि एटम का साइज़ डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आप इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आपका ऑक्सीजन है तो सल्फ़र अगर आप कंपेयर करोगे तो कुछ ऐसा होगा, ये सल्फ़र है, ये हाइड्रोजन है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो गई है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होने से H पॉजिटिव का निकलना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब इस बॉन्ड को तोड़ना ईजी है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो गई थी, डिक्रीज़ हो गई थी, राइट। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होने की वजह से इट बिकेम ईजियर टू एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटोन। तो इस प्रोटोन को निकालना हमारे लिए आसान हो गया था। सो आई होप इतना आप सभी को क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम लोगों को बात करनी है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो देखो, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करवाना, और ऑक्सीजन आपको पता है इसी वाले एलिमेंट का है, इसी वाले ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसमें देखो होता क्या है कि ऑक्सीजन आपके पास यहाँ प्रेजेंट है, फिर सल्फ़र है हमारे पास, फिर सिलीनियम है, फिर देन वी हैव टेलुरियम। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन सब में से। तो ऑक्सीजन हमेशा जब भी इनके साथ जुड़ेगा तो नेगेटिव में रहेगा, और बाकी सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे। पॉजिटिव में जब ये रहते हैं तो आपको पता है कि किस फॉर्म में रह सकते हैं, +2 +4 +6। तो ऑक्साइड्स के साथ ये बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ये लूज़ कर सकते हैं, एंड दे फॉर्म +6 एंड +4। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये रहेंगे तो आप खुद बताओ, ऑक्सीजन -2 में और ये +4 में और +6 में, तो जब भी -2 +4 वाले से जुड़ेगा तो 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो डाई ऑक्सीजन लगेगा, राइट। और क्या लगेगा, डाई ऑक्सीजन लगेगा, और जब +6 में होगा तो क्या लगेगा, ट्राई ऑक्सीजन। तो इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो हो जाता है EO2 एंड EO3, दैट इज़ डाईऑक्साइड एंड ट्राईऑक्साइड। तो ये क्या बनाते हैं, ये डाईऑक्साइड बनाते हैं और ये ट्राईऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो डाईऑक्साइड जब बनाएंगे तो किस में रहेंगे, +2 4 की फॉर्म में। सी, डाईऑक्साइड्स जब बनाएंगे, जब ये डाईऑक्साइड्स बनाएंगे तो किसकी फॉर्म में रहेंगे, EO2 की फॉर्म में। और +6 जब ट्राईऑक्साइड बनाएंगे तो +6 में रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि +6 में क्या हो गए, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गए। अच्छा, अब अगर यहीं पे बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि SO2 है और SO3 है। आप देखो, क्वेश्चन हमने पहले भी इस बारे में बात की थी। SO2 जो है आपसे पूछा जाएगा, इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कि ये ऑक्सीडाइजिंग भी है या रिड्यूसिंग भी है, या सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि रिड्यूसिंग है नेचर में। ठीक है, ये क्या है, नेचर में रिड्यूसिंग है। लेकिन जो SO3 होता है वो नेचर में कैसा है हमारे पास, वो नेचर में है ऑक्सीडाइजिंग। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का जवाब आपको देना है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से। सल्फर अभी मुझे आप बताएं कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, SO2 में +4 में। आपको पता है +4 से किस में जा सकता है, +6 में। तो +4 से +6 में अगर ये जा सकता है तो खुद क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। दैट इज़ वाई SO2 कैन बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन SO3 क्या होता है, SO3 तो ऑलरेडी +6 में है, इससे ज़्यादा तो वो जा नहीं सकता, +6 से ज़्यादा तो नहीं ले सकता ना ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है ही नहीं छोड़ने के लिए। तो क्या होगा फिर, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और +6 से +4 में चला जाएगा, +2 में चला जाएगा, -2 में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा नेचर में, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन
गेन करेगा, लूज़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए नेचर में ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चल रही होंगी और आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर अगर अदरवाइज़ अगर आप मगअप करने की कोशिश करोगे तो कितने ही रट्टे मारोगे, बताओ। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कितने भी सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्पीशी उठा के दे सकते हो। तो कंसेप्ट को समझो और उसे अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो कहीं से कुछ भी ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, तो जस्ट बी वेरी अवेयर अबाउट द कंसेप्ट कि हमें किस चीज़ का जवाब किस कंसेप्ट से देना है। तो आपको पता ही है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का जवाब हमें हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट से देना होता है। इसी को अगर मैं इलेबोरेट करूँ तो आपसे पूछा जा सकता है, बताइए इन दोनों में से कौन होगा जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। अभी डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है कि वो स्पीशी रिड्यूस भी हो सके और वो स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो सके। तो आपको पता है सल्फर जो है वो -2 से लेके +6 में जा सकता है, अभी +4 में है। तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, +6 में भी जा सकता है, और ये रिड्यूस भी हो सकता है, +2 -2 में भी जा सकता है। तो ये क्या हो सकता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। लेकिन EO3 ऑलरेडी +6 में है, +6 से ज़्यादा तो वो +8 में तो जा नहीं सकता, +7 में तो जा नहीं सकता। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 उसने लूज़ कर दिए। तो अब क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस होगा, ये सिर्फ रिडक्शन शो करेगा। तो ये सिर्फ अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। ओके ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो डाई ऑक्साइड है और ट्राई ऑक्साइड है, ठीक है। अब डाई ऑक्साइड की हम लोग शेप देख लेते हैं ज़रा एक बार, क्या होती है क्या नहीं होती है। तो इसको देखो एक बार, क्या है यहाँ पर, ये देखो। मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे निकालना है, ताकि आपको बार बार याद ना करना पड़े, इस चीज़ को समझ लेना कि हम लोग कैसे निकालते हैं। तो शेप के लिए हमें चाहिए हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले। अब ये देखो, मान लो हम बात करें सल्फर का कंपाउंड ले लेते हैं, SO2 है, SO3 है, SO2 ले लेते हैं हम। तो इसमें सेंट्रल एटम देखो कौन है, सल्फर है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने होते हैं, आपको पता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं भाई, O2 है, डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड दूसरी ऑक्सीजन के साथ, तो कितने इलेक्ट्रॉन लग गए, सल्फर के लग गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कितने जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बॉन्ड पेयर के लिए, प्लस लोन पेयर में कितने बचे। ओके हाँ, एक चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यहाँ पर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, सिग्मा भी होता है और पाई भी होता है, और पाई तो हम कंसिडर करते ही नहीं है ना, हमें तो सिर्फ सिग्मा चाहिए। तो सिग्मा की कितनी बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन गए। चलो लोन पेयर कितने बचे, 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं सिग्मा के लिए, तो कितने बचे, 4 नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन पाई के लिए गए हैं, तो वो लोन पेयर भी नहीं आएंगे। लोन पेयर में कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा के, 2 इलेक्ट्रॉन पाई के, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए लोन। तो पेयर कितना हो गया, हमें यहाँ पे लिखना होता है लोन पेयर। पेयर कितना बचा इलेक्ट्रॉन का, तो पेयर तो हमारे पास 1 बचा। सो 2 + 1 गिव्स अस 3। इसको ऐसे समझ लो कि सल्फर कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है, 2 से, तो उसके पास कितने लोन पेयर बच गए, 1। तो कितना आया टोटल, 3। तो 3 बॉन्ड के इक्विवेलेंट होगा इसका स्ट्रक्चर। 3 बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है, इट्स ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब देखो यहाँ पर 1 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप कैसी हो जाएगी, बेंट। कैसी शेप होगी इसकी, बेंट शेप होने वाली है इसकी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शेप। इस तरीके से आपको शेप निकालनी होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर आपको याद ना करना पड़े इसको बार बार, तो ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया इसकी शेप, ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। ये एक लोन पेयर है आपके पास, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये देखो अगर आपको नज़र आ रही है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, राइट। देखो ये हो गई डबल बॉन्ड, और ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक नॉर्मल बॉन्ड के अंदर, एक नॉर्मल बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आता है, ये कहलाती है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम देने लगे, फॉर एग्जांपल बी के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए और ए को बनाने हैं, तो अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन ए अपने दे देता है बी को, यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर ए के हैं, तो उसको हम इस एरो वाली बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेटिव और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ही यही होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए से गए हैं बी की तरफ। तो इसको अगर आपको नॉर्मल बॉन्ड की तरह दिखाना हो तो आप कैसे दिखा सकते हो, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो देना ही है ए को, ठीक है, तो उससे तो बॉन्ड बन गई, लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया।
बी ने इलेक्ट्रॉन देना था लेकिन ले लिया है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर आपको कोवेलेंट में चेंज करना हो तो एक पॉजिटिव लगा दो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ पॉजिटिव, और जिस एटम की तरफ गया है वहाँ पर नेगेटिव। तो इस तरीके से आपकी जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है ना, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड के इक्विवेलेंट हो जाएगी। अब देखो, एक तो हो गई सिंगल बॉन्ड आपके पास, एक यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड है। दोनों की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए थी लेकिन होती नहीं है, दोनों ही बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, तो अब ये दोनों ही बॉन्ड्स कैसी हो गई हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड्स हो गई हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे ना तो ये ऐसा बनेगा। तो ये क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो दोनों ही बॉन्ड्स कैसी होंगी, इक्विवेलेंट। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों की बॉन्ड्स इक्विवेलेंट क्यों होती है, इसका पहले तो स्ट्रक्चर बताओ और फिर बताओ बॉन्ड लेंथ का क्या सीन है। तो दोनों की इक्विवेलेंट होगी, क्यों होगी वो आप देख लिया। अभी देखो SO3 का तो सिंपल है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होंगे, एंड डबल बॉन्ड हम लोग कंसिडर नहीं करते, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, सिंगल बॉन्ड की तरह। सिंगल बॉन्ड की तरह तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। चलो नेक्स्ट वी हैव टू सी रिएक्शन विद हेलोजन्स। हेलोजन के साथ रिएक्शन अब हमें देखनी है। तो हेलोजन के साथ देखो क्या होने वाला है। हेलोजन आपको पता है, देखो इधर, एक सेकेंड रुको, यहाँ देखो, ये देखो, ये आपका 16th ग्रुप है, ये 17th ग्रुप है। 17th ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हेलोजन्स होते हैं। तो फ्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन है, वी हैव ब्रोमीन, देन वी हैव आयोडीन, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलूरियम है। तो आपको पता है कि ये वाले जो हैं ये सारे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे इनके बजाय। तो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन 16th ग्रुप के एलिमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता है लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो ये हेलोजन्स जो होते हैं दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू 16th ग्रुप। तो अगर ऑक्सीजन से बात करूँ फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिलीनियम से ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टेलूरियम से आयोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट द थिंग इज़ कि अगर मैं कंपेयर करने लगूँ यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की और क्लोरीन की, तो क्या होगा, देखो तो। अच्छा देखो, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स, इतना समझ में आया ना, 17th ग्रुप के एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो क्या होगा, ये तो नेगेटिव में रहेंगे। 17th ग्रुप के एलिमेंट्स किस में रहेंगे, नेगेटिव में, और 16th ग्रुप के एलिमेंट्स किस में रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे। तो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए नेगेटिव में, 16th ग्रुप के हो गए पॉजिटिव में, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीजन को जोड़ना है हमने, ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन से जुड़ेगा तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ता है OF2 एंड O2F2। क्यों भाई ऐसे क्यों जुड़ा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन नेगेटिव में रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा पॉजिटिव में। और ऑक्सीजन पॉजिटिव में दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +1 एंड +2। इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो इससे ज़्यादा ये दिखाई नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये +2 में है और यहाँ पे क्या है, +1 में है। तो इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स कहलाएंगे। लेकिन अगर अभी आपको कंबाइन करना पड़ गया ऑक्सीजन और क्लोरीन को, तो अब आप कहोगे कि भाई ऑक्सीजन 16th ग्रुप का एलिमेंट है और क्लोरीन 17th ग्रुप का एलिमेंट है, तो ठीक है 16th वाला पॉजिटिव में, क्लोरीन वाला नेगेटिव में, तो आप जोड़ दोगे इसको OCl2 O2Cl2। बट ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, इसको देखो, लेफ़्ट टू राइट जब आप गए तो इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो गई, लेकिन जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज़ बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज़ भी तो होगी। तो यहाँ जितनी इंक्रीज़ हुई और यहाँ जितनी डिक्रीज़ हुई वो ऑलमोस्ट सेम होती है, यानी कि ऑक्सीजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। आई एम नॉट सेइंग सेम है, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट सेम है, पॉइंट का फ़र्क होता है बस। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है तो इसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से। तो अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन जुड़ेंगे तो बिल्कुल सही बात है कि क्या होगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जुड़ने से क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन जुड़ा तो ऑक्सीजन रहेगा पॉजिटिव में और फ्लोरीन रहेगा नेगेटिव में। लेकिन अगर ऑक्सीजन और क्लोरीन जुड़ेंगे तो ऑक्सीजन नेगेटिव में रहेगा और क्लोरीन पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन और ब्रोमीन में, ब्रोमीन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। सिमिलरली ऑक्सीजन एंड आयोडीन के केस में पढ़ा है ना, I2O5, तो इसमें क्या होता है, आयोडीन प्लस में होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव में होता है। तो इस तरीके से ये एग्जिस्ट करते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो यानी कि सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव स्टेट में रहेंगे। ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा पॉजिटिव स्टेट में, अदरवाइज बाकी सबके साथ वो नेगेटिव ही रहेगा। चलो तो फिर यहाँ पर देखो, अगर इन लोगों को, अगर इन एलिमेंट्स को पॉजिटिव में रहना है तो पॉजिटिव में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 +4 एंड +6 ना। तो ये देखो +2 +4
N+6। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी रहने वाली है। तो ये डाई हैलाइड बनाएंगे, टेट्रा हैलाइड बनाएंगे, हेक्सा हैलाइड बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ 2 ही हैलाइड्स बनाता है, O2F2 एंड OF2। और ये कौन से होते हैं? फ्लोराइड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी सबसे जब भी जुड़ेगा तो वो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे ऑक्साइड्स। तो जब ClO जुड़ेगा तो वो क्लोराइड नहीं होगा, वो होगा ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए ऑक्साइड, नॉट क्लोराइड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो एक बार रीड करते हैं इसको। It says that since fluorine is more electronegative than oxygen, its compound with oxygen are called fluorides. Okay, and these are O2F2 and OF2. डाईहैलाइड्स को हम लोग देखते हैं। डाईहैलाइड्स में हम लोगों को शेप निकालने, तो बहुत आसान है, अभी हम लोगों ने देखी है। शेप का क्या करना है हमें फिर से भाई हम जाएंगे। देखो शेप्स को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे। चलो यहाँ तो NCERT में देखे हुए आ रहे हैं बुक में से, लेकिन कॉम्पिटिटिव में तो नहीं आते, तो उधर शेप निकाल के देखना पड़ सकता है आपको। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो है बहुत काम आएगा आपके। EX2 है आपके पास, ठीक है। अभी हमने बात की थी इसकी वैलेंस शेल में, सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्ड कितने बना रहे हैं भाई? हेलोजन है, 2 हेलोजन के साथ बॉन्ड बनानी है, 2 ही बॉन्ड बनेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो लोन पेयर कितना बचा? पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 4 का पेयर बनाओगे, कितने पेयर बनेंगे? 2 लोन पेयर। 2 + 2 4। ज्योमेट्री क्या हुई? टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल है, 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो शेप कैसी हो गई? बेंट। दैट मीन्स जो डाई हैलाइड्स आपके होंगे, डाई हैलाइड्स के केस में क्या होती है? बेंट शेप होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बनी हुई है, नज़र आ रही होगी। 2 लोन पेयर है हमारे पास और 2 बॉन्ड पेयर है। सो दैट इज़ हाउ यू गेट द बेंट शेप फॉर डाई हैलाइड्स। नाउ टेट्रा हैलाइड्स के लिए ज़रा एक बार देखना क्या होगी। वीडियो को यहीं पे पॉज करना और फिर इसके लिए देखना कि तुम लोग निकाल के कि क्या होती है, निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो, तो उसको एक बार देखना। मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कैसे करना है, आप किसी खुद से ट्राई करके देखोगे ताकि आपको पता चले। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। हेक्सा हैलाइड के केस में क्या होने वाला है? अगेन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से बॉन्ड कितने बना रहे हैं? 4। कितने बचे? 2। तो पेयर कितना हो गया? 1। 4 + 1 5। ज्योमेट्री क्या हुई 5 के लिए? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, गलत हो गई लिखते लिखते। दैट वुड बी बाय, तो बाय पिरामिडल होगी, ठीक है। एंड बाय पिरामिडल कैसी होती है? ऐसी होती है कुछ, ठीक है। देखो ऐसी होती है। ये सल्फर है, ये बॉन्ड्स है। ये जो बॉन्ड्स हैं जो यहाँ लगी हुई हैं, इनको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। और ये क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये तो प्लेन में प्रेजेंट है। जो ये 3 बॉन्ड्स है ना, ये 3 बॉन्ड्स क्या है? एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। तो बिल्कुल जैसे इक्वेटोरियल ट्रायंगल होता है ना, वैसे ही है ये, ठीक है। एक प्लेन में प्रेजेंट है। ये वाली जो है एक्सियल बॉन्ड्स जो है, ये अबव द प्लेन प्रेजेंट है, और ये क्या है? बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। तो देखो इन वाली बॉन्ड्स के बीच में, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है, इनके बीच में तो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। लेकिन 3D में इमेजिन करने की कोशिश करना है इसको, और अगर प्रॉब्लम आनी है तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को रेफर कर लेना। ये वाली बॉन्ड है पेपर के ऊपर प्रेजेंट, और ये वाली बॉन्ड है पेपर के नीचे प्रेजेंट। एक पेपर ले लो आप, इक्वेटोरियल शेप में काट लो उसको, ठीक है। तो ये बीच में हो गया उसके सल्फर, और ये 3 हो गए उसके कॉर्नर्स पे फ्लोरीन। अब ये जो ऊपर वाली बॉन्ड है ये पेपर के ऊपर है, और ये वाली बॉन्ड जो है ये पेपर के नीचे की तरफ प्रेजेंट है। ये देखो इसका कितना एंगल बनेगा इनके साथ? 90 डिग्री। तो ये जो बॉन्ड है ये तीनों एटम के साथ 90 डिग्री पर होगी। आपको पता है कोई एटम यहाँ रखा है और एक एटम यहाँ रखा है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। दैट मीन्स इसके बीच में होगी बहुत ज़्यादा रिपल्शन। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम है। तो उसको कम करने के लिए क्या होता है? उसको कम करने के लिए ही ये जो एटम आप यहाँ देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ खिसक जाता है, ऊपर की तरफ खिसक जाता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। और ये वाला एंगल, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो सिमिलरली यहाँ से रिपल्शन फील करेगा तो नीचे की तरफ खिसक जाएगा। तो इसीलिए ये जो 2 बॉन्ड्स होती हैं ये लंबी होती हैं, और ये जो 3 बॉन्ड्स होती हैं इक्वेटोरियल, ये छोटी होती हैं, क्योंकि इनमें रिपल्शन नहीं है। ये तो 120 के एंगल पे प्रेजेंट है, खूब आराम से दूर दूर प्रेजेंट है, रिपल्शन यहाँ पे मिनिमम है। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे ये असेंबली होती है, ये क्राइटेरिया होता है इसका, इस तरह का मॉलिक्यूल होता है। अब बात ये है कि आपको रखना है 4 हेलोजन रखना है आपको, ठीक है। 4 आपको हेलोजन रखना है।
4 हेलोजन अब आप रखोगे कहाँ पर, क्योंकि सारी पोजीशन तो इक्विवेलेंट है नहीं। अभी अभी हमने देखा ये इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं, ये एक्सियल पोजीशन है। 4 एक्स रखने हैं आपको और एक लोन पेयर रखना है। तो लोन पेयर को कहाँ रखें और एक्स को कहाँ रखें? लोन पेयर आपको पता है एटम, सेंट्रल एटम जिसका भी वो लोन पेयर है उसी एटम के ऊपर कंसंट्रेटेड रहेगा, उससे दूर नहीं जा सकता। तो बॉन्ड पेयर कुछ इस तरीके के होते हैं और लोन पेयर होता है कुछ इस तरीके का। बॉन्ड पेयर दूर रहते हैं, एटम से थोड़े से डिस्पर्स रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, लेकिन लोन पेयर कंसंट्रेटेड रहता है उसी एटम के ऊपर। अब देखो, अगर लोन पेयर उसी एटम के ऊपर कंसंट्रेटेड रहता है तो इसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आपको उसको कहाँ रखना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपको उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रखना पड़ेगा। तो एक्सियल पोजीशन पर चले जाएंगे आपके फ्लोरीन्स। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। शेप आपकी क्या हो जाएगी? सीसॉ। ज्योमेट्री और शेप में आई होप आपको क्लियर होगा डिफरेंस। ज्योमेट्री है आपकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और शेप हो जाएगी आपकी सीसॉ। सीसॉ समझते हैं? झूला होता है ना जिस पे बच्चे खेलते हैं, दोनों साइड पे एक एक बच्चे बैठते हैं और एक तरफ वो राइट हैंड साइड पे चला जाता है, एक तरफ दूसरी वाली साइड पे झुक जाता है। अब ये उसकी रिजेंबलेंस इससे कैसे हो रही है? उसकी रिजेंबलेंस है इससे, इस वाले एंड को पकड़ो और इस वाले एंड को पकड़ो और रोटेट कर दो 90 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा? ये फ्लोरीन इधर, ये वाला फ्लोरीन इधर, बीच में सल्फर और इसके नीचे 2 फ्लोरीन। तो ये देखो ये क्या हो गया? सीसॉ। यहाँ पर एक बच्चा, यहाँ पर एक बच्चा, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो झूले जैसी शेप इसकी हो गई, तो इसलिए इसको देखने का एंगल बदल दो तो आपको क्या नज़र आएगा? ये सीसॉ नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? आप टेट्रा हेलाइड्स की शेप निकालते हो। चलो ये तो लोन पेयर की बात हो गई, लोन पेयर था और फ्लोरीन था। अब मान लो अगर आपके पास ऐसे हो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ, SF2 Br3, ठीक है, या F3 ले लो और Br2 ले लो, या हम पेंटा तो ले नहीं सकते ना, हमें हेक्सा लेना है या वो लेना है। चलो ठीक है, आप ले लो SF3 और Br ले लो। तो इसको आपको बनाना है, इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बना दोगे? या इसको 2 ले लो, इसको भी 2 ले लो। इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको, यानी कि इसके पास क्या है? एक लोन पेयर हो गया, 2 फ्लोरीन हो गए, 2 ब्रोमीन हो गए। कहाँ कहाँ रखें आप, किस किस को कहाँ रखेंगे? तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इक्वेटोरियल पर रहेगा। तो लोन पेयर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? उसमें तो खुद ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो आपने रख दिया इक्वेटोरियल पोजीशन पर सबसे पहले लोन पेयर। उसके बाद फ्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो फ्लोरीन जाएगा आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर और बचा हुआ ब्रोमीन कहाँ जाएगा? एक्सियल पोजीशन पर, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड्स को ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखेगा, आराम से दूर जा पाएगा। तो आराम से दूर जा पाएगा तो असेंबली जो है, रिपल्शन कम हो पाएगी और ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हमेशा और हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को आपको कहाँ रखना है? एक्सियल पोजीशन पे रखना है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब बच्चों को ये भी डाउट आ सकता है कि अगर यहाँ पे आपने 2 फ्लोरीन ले लिया है, अगर 2 फ्लोरीन नहीं होके यहाँ पे 3 फ्लोरीन होते और एक ही ब्रोमीन होता तो हम क्या करते? तो देखो फिर हमारे पास चॉइस नहीं है, फिर हमें मजबूरी में फ्लोरीन को यहाँ पर रखना ही पड़ता। ठीक है, तो जब तक चॉइस है तब तक आप देखो, मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने की कोशिश करो, लेकिन जब आपके पास चॉइस नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को आपको एक्सियल पे डालना ही पड़ेगा। चलो, दिस इज़ ऑल अबाउट टेट्रा हेलाइड्स की शेप। तो आई गेस इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, सो लुक अप हियर। ये हो गया आपके पास SF4 का स्ट्रक्चर। नाउ इसके बारे में है दैट अमंग दीज SF4 ऑफ गैसेज इट सेज दैट among these SF4 is a gas, SEF4 is a liquid and TEF4 is a solid. Obviously down the group जाएंगे, साइज इंक्रीज होगा, वन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज और लिक्विड से सॉलिड की तरफ रिएक्ट होगा। सो SF4 इज मोस्ट रिएक्टिव, दे आर sp3d hybridized and have seesaw geometry. So that is quite clear and apparently the thing that we are discussing. चलो नेक्स्ट वी हैव टू सी हेक्सा हेलाइड्स। तो हेक्सा हेलाइड्स में ज़्यादा प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, हमें पता है 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री कैसी होने वाली है? ऑक्टाहेड्रल होने वाली है, सभी बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होंगी। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है कि जो प्लेन की बॉन्ड्स हैं वो छोटी हैं और ये वाली 2 बॉन्ड्स जो अबव एंड बिलो द प्लेन है वो लंबी हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके बीच में भी कैसा एंगल है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे सभी बॉन्ड एंगल्स बराबर हैं, प्लेन में अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, रिपल्शन भी बराबर है, तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ भी बराबर होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे इक्वेटोरियल एक्सियल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में आपको ध्यान में रखना था। अच्छा, अब इसमें से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आती है, वो पूछा जाता है आपसे। अभी अभी हमने पढ़ा था कि SF4 बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो ना, इसमें पानी डालते हो, तो होता क्या है, देखो सल्फ़र है पॉजिटिव, अब पानी के अंदर ऑक्सीजन पे होता है लोन पेयर जाके सल्फ़र पे अटैक करता है और ये X निकल जाता है, तो OH आ जाता है। X की जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। सल्फ़र के मॉलिक्यूल का क्या हो जाना, हाइड्रोलिसिस हो जाना, पानी के साथ रिएक्शन हो जाना। लेकिन अब एक बात समझने की कोशिश करो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि सल्फ़र की एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन इज़ वेरी हाई, क्योंकि सल्फ़र की जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनती है ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। तो इसीलिए सल्फ़र को जहाँ भी ऑक्सीजन मिलता है ना, उसको तुरंत लेने की कोशिश करता है। तो इसीलिए पानी के साथ रिएक्शन बहुत रैपिड होती है। तो सल्फ़र के कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस बहुत रैपिड होता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा होने के बाद भी SF6 जो होता है, SF6 जो होता है वो एक्सट्रीमली स्टेबल होता है और केमिकली इनर्ट होता है, यानी कि ये पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। और यही आपका सवाल आपसे पूछा जाता है, दैट वाई SF6 इज़ इनर्ट टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 फ्लोरीन के एटम्स लगे हुए हैं। ये देखो, सल्फ़र जो है आपका, दैट इज़ सराउंडेड बाय 6 फ्लोरीन एटम्स। तो यानी कि यहाँ पर जब ऑक्सीजन के लोन पर आके अटैक करेंगे तो ऑलरेडी जो फ्लोरीन प्रेजेंट है उनकी रिपल्शन होगी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, और वो इसे आने नहीं देंगे। तो सल्फ़र के लिए स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया है आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत होने की वजह से पानी का रिएक्शन नहीं हो पाता। दूसरी बात, सल्फ़र ऑलरेडी +6 में है ना, हेक्सालाइड्स में +6 में होगा, तो ये केमिकली स्टेबल हो गया है। तो इसीलिए स्टेबल होने की वजह से इनर्ट हो गया, क्योंकि +6 है, सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं, अंदर वाली शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो क्या हो गया, स्टेबल। और एक बार अगर स्टेबल हो गया तो ये केमिकल रिएक्शन करने से बचेगा। लेकिन SF4 में ऐसा नहीं होता है। SF4 बहुत आसानी से क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो SF4 में हमारे पास क्या है, SF4 में हमारे पास +4 में है सल्फ़र, राइट, +4 में है, यानी कि इसके ऊपर अभी भी ऑक्सीजन आने के चांसेस हैं, इसके पास है जगह, स्टेरिकली हिंडर्ड भी नहीं है, तो इसीलिए HF बनाता है और SO2 बनाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, देखो ऑक्सीजन के साथ इसकी ससेप्टेबिलिटी बहुत है, ये चाहेगा हमेशा, सल्फ़र हमेशा चाहेगा ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, तो इसीलिए वो जहाँ पे भी उसको ऑक्सीजन मिलेगा उसके साथ जुड़ के SO2 बना लेगा। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हैव बीन आस्क्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स इन एग्जामिनेशन। तो यू मस्ट नो कि दिस इज़ लेस स्टेरिकली हिंडर्ड SF4, इसीलिए क्या करता है, हाइड्रोलिसिस देता है। लेकिन SF6 के अंदर जो 6 फ्लोरीन एटम है वो सल्फ़र को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी रिएजेंट दैट कैन अटैक इट, ठीक है। तो इस तरीके से SF6 जो होता है वो केमिकली इनर्ट होता है और SF4 नहीं होता। चलो मूविंग ऑन, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली है कि किस किस तरीके से वो केमिकली दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोजन के साथ कैसे करेंगे, हेलोजन के साथ कैसे करेंगे, हाइड्रोजन के साथ कैसे करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कैसे करेंगे। अब हमें बात करनी है, हम लोग हर ग्रुप के पहले 2 एलिमेंट्स को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट जो 16th ग्रुप में आता है वो कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में हमें सबसे पहले देखना, आपको पता है P ब्लॉक के जितने भी ग्रुप हैं उनका पहला मेंबर बाकी सबसे क्या करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, एंड दैट बिहेवियर इज नोन एज एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस मीन्स डिफरेंट। तो डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करता है, क्योंकि देखो यही एक ऐसा मेंबर है पूरे ग्रुप के अंदर जिसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से साइज़ इसका बहुत छोटा होता है, और साइज़ छोटा होने की वजह से इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत हाई होती है। तो साइज़ छोटा है, साइज़ के ऊपर ही आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, डिपेंड करता है कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। तो ये सारी बातें अगर डिफ़र करेंगी तो बाकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी तो डिफरेंट होंगी ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है। अब बात आती है कि d ऑर्बिटल नहीं है तो क्या हो गया। d ऑर्बिटल ना होने से बहुत चीज़ें होती हैं। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। आपके पास ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4, तो ये हो गया 2s, ठीक है, ये हो गया 2p।
अभी आपको दिख रहा है, आपको पता है कि सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, तो ये क्या करता है, 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सल्फ़र की, 3s2 3p4 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो ये 3s है, ये आपके पास 3p है। अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, तो यहाँ पर भी तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी 2 ही बॉन्ड बनानी चाहिए थी। लेकिन अभी अभी आप देख कर आ रहे हो सल्फ़र 4 भी बना रहा है, सल्फ़र 6 बॉन्ड भी बना रहा है। दैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड इनटू डी ऑर्बिटल, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे तो क्या होगा, नाउ यू हैव 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। तो क्या करता है सल्फ़र, अपनी कोवलेंसी एक्सपैंड कर सकता है अप टू 6, एंड दैट इज़ वाई सल्फ़र कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स। लेकिन जब वो 4 बॉन्ड बना रहा था, अब आप पूछोगे 4 बॉन्ड बना रहा था तब कैसे बना रहा था, 4 बॉन्ड जब वो बना रहा था तो इसका मतलब था कि उसने सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराया था, ये s ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ। तो इसीलिए अब देखो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4। तो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट कराएगा तो 4 बॉन्ड बना लेगा, और अगर और भी ज़्यादा बॉन्ड बनानी है तो इसको भी एक्साइट करा के 6 बॉन्ड तक बना सकता है। लेकिन ऑक्सीजन के पास तो ये सिनेरियो ही नहीं है, ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो कोवैलेंसी एक्सपैंड ही नहीं हो सकती। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे, 2 ही रहेंगे। सो दैट्स वाई ऑक्सीजन आपने देखा होगा हमेशा ही 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके कि किस किस तरीके से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, नज़र आ रहा है आपको, ऑक्सीजन जो होती है वो गैस होती है, लेकिन बाकी सब के सब क्या होते हैं, सॉलिड। तो ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में मिलती है, सल्फ़र सिलीनियम और टेलुरियम कैसे मिलते हैं हमें, हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन डायटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है और बाकी सब पॉलीएटॉमिक स्टेट में। क्यों डायटॉमिक स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करती है, हमने पहले भी बात की थी, क्योंकि ओ की सिंगल बॉन्ड इज़ नॉट स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है, लोन पेयर जो इसके ऊपर होते हैं वो बहुत करीब आ जाते हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन बहुत होता है, तो ये जो बॉन्ड होती है ना ये स्टेबल नहीं हो पाती। लेकिन बाकी सब का साइज़ थोड़ा बड़ा है, उनकी सिंगल बॉन्ड स्टेबल होती है, स्टेबल है तो बनेगी तो ज़्यादा बनेगी, तो पॉलीएटॉमिक स्टेट में रहेंगे, पॉलीएटॉमिक स्टेट में रहेंगे तो सॉलिड होंगे, डायटॉमिक स्टेट में रहेगा तो गैस होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, पैरामैग्नेटिक। आपने MOT जब बनाया था 11वीं क्लास में तो आपने देखा था एंटी पाई ऑर्बिटल के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो जो दोनों एंटी पाई ऑर्बिटल आप बनाते थे, एंटी पाई एक्स एंड एंटी पाई पी, तो इनके अंदर क्या होता था, एक एक इलेक्ट्रॉन होता था। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर में कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। लेकिन बाकी सब क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो आपको पता है ऑक्सीजन सब में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही ऑक्सीजन पॉजिटिव रहता है, अदरवाइज सबके साथ ऑक्सीजन किस में एग्जिस्ट करता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन हमेशा -2 शो करेगा एक्सेप्ट फ्लोरीन, और बाकी सब क्या कर सकते हैं, डी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्सपैंड करेंगे कोवैलेंसी, +2 +4 +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट बना लेंगे। ओके इसके अलावा हम लोगों ने जब हाइड्राइड्स डिस्कस किए देन वी सॉ कि जो पानी का हाइड्राइड है दैट इज़ H2O, वो लिक्विड होता है, लेकिन बाकी सभी क्या थी, गैसेस। फॉर एग्जांपल H2S हम लोगों ने बात की, काम किया हमने इसके साथ लैब में। तो H2S आपको पता है कितनी ज़्यादा गंदी स्मेल वाली, पंजेंट स्मेल वाली गैस थी, और इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। लेकिन वाटर जो है वो क्या होता है, लिक्विड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दैट्स एन अनदर एनोमोलस बिहेवियर दैट इट शोज। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट ऑक्सीजन इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग p मल्टीपल बॉन्ड्स, जबकि बाकी सब p बॉन्ड्स नहीं बना सकते। इस बात का मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो देन लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम सेइंग हियर इज़, अभी अभी हमने बात की है दैट ऑक्सीजन हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल। तो ये 2s ऑर्बिटल आपके पास यहाँ पर था, देन वी हैव 2p ऑर्बिटल, राइट। पहले सिग्मा बॉन्ड्स बनती हैं, जो बॉन्ड बनी वो सिग्मा बन गई पहले, दूसरी जो बॉन्ड बनेगी वो क्या होगी, पाई बॉन्ड। अगर वो बना रहा है तो पाई बॉन्ड जो बन रही है वो कौन से ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके बन रही है, p ऑर्बिटल का, राइट। सो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है पाई बॉन्डिंग के अंदर, इसीलिए हम जो बॉन्ड ये बनाता है उसको बोलते हैं p पाई। और अगर सामने वाले एटम का कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इनके पास भी क्या होता है, p ऑर्बिटल ही होता है, d तो इनके पास भी नहीं होता। तो जब इनके साथ पाई बॉन्ड बनेगी तो इनका भी p ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होगा। तो ऐसी बॉन्ड जो बनी दोनों एटम का p है,
पाई बॉन्डिंग के अंदर दोनों एटम का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो ऐसी बॉन्ड्स को हम कहते हैं पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ओके, लेकिन देखो जो सल्फर है वो तो अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराएगा ना, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा के बॉन्ड बनाएगा, तो उसका क्या इस्तेमाल होगा, उसका डी ऑर्बिटल लगेगा पाई बॉन्ड बनाने में। तो इसीलिए इस बाकी सब के लिए डी पाई बॉन्ड बनती है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए जो पाई बॉन्ड होती है उसमें क्या होता है, पी ऑर्बिटल होता है। तो ये एक और एनामोलस बिहेवियर यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। चलो, ये एनामोलस बिहेवियर हो गया। अब हम इसके कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है दैट इज़ डाई ऑक्सीजन। तो हम सबको पता है O2 की फॉर्म में ये बनता है, एग्जिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस होती है इसकी एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर लैब में आपको बनाना हो, इसकी प्रिपरेशन करनी हो, तो हम कैसे करेंगे दैट वी विल सी। आप पोटेशियम परमैंगनेट ले लें, इसे हीट करें तो ये पोटेशियम मैंगनीट में कन्वर्ट होगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड निकलेगा और O2 एक साइड प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से आप इसे बना सकते हैं। अदर देन दैट यू कैन हीट KClO3। तो यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड अगर आप हीट करेंगे KCl मिलेगा और O2 मिलेगा। तो ये दो लेबोरेटरी प्रिपरेशन एंड दीज रिएक्शंस आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये आपको डी ब्लॉक के चैप्टर में भी देखने को मिलेंगी और कंप्लीट द रिएक्शंस में बहुत बार पूछी जाती हैं दो रिएक्शन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे याद कर लें। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू और कैसे बना सकते हैं हम इसे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप डिसोशिएट करा दो तो वाटर मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। लेकिन सबसे प्योरेस्ट तरीका ऑक्सीजन बनाने का है बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस। इससे कोई और गैस नहीं निकलेगी, तो जो भी ऑक्सीजन निकलेगी वो प्योरेस्ट फॉर्म में होगी। अदर देन दिस आप क्या कर सकते हो, आप आइसोलेट कर सकते हो इसे एयर से। एयर से अगर आपने इसे आइसोलेट कर लिया, अगर आपने क्या किया, इसे एयर से आइसोलेट कर लिया, कैसे, आप CO2 हटा दो, वाटर वेपर्स हटा दो और जो बचा उसको फ्रैक्शनल डिस्टिल कर लो, तो एयर मिल जाएगी आपको O2 में से, एयर में से O2 मिल जाएगी। अदर देन डैट आपको पता ही है कि पानी का आप इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस एंड एनोड पे ऑक्सीजन गैस आपको मिल जाएगी। तो दीज आर सम ऑफ द प्रिपरेशन मेथड थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर डाई ऑक्सीजन। नाउ कमिंग ऑन टू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो आपको पता है कि डाई ऑक्सीजन जो होती है वो कलरलेस गैस होती है, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं होता है इसका और कोई टेस्ट भी नहीं होता। पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ ज़्यादा खास नहीं होती, इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल एंड इफ़ यू लिक्विफाई इट गेट लिक्विफाइड टू अ पेल लिक्विड। इसके आइसोटोप्स होते हैं 16 ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। इनका अबंडेंस थोड़ा कम होता है एटमॉस्फेयर में, ज़्यादातर वी हैव 16th, इट्स लाइक अबव देन 90% इज 16 आइसोटोप। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हम पहले ही देख चुके हैं, पैरामैग्नेटिक होती है नेचर में, क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी पाई ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो भले ही आपको देखने में लगेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो भाई सब पेयर्ड ही होंगे, लेकिन जब आप MOT बनाते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हम लोगों को जब एंटी पाई भरना पड़ता है तो एंटी पाई के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, नेचर में होगा पैरामैग्नेटिक। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हुए भी क्यों पैरामैग्नेटिक है। तो MOT आपको अगर याद हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसीलिए पैरामैग्नेटिक है नेचर में। नेक्स्ट वी हैव टू सी इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये बताने से पहले मैं आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम यही बात करेंगे कि ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके क्या क्या बनाएंगी। तो आपको पता ही है ऑक्सीजन जिससे भी रिएक्ट करेगी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो मेटल है, मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगी रियली सॉरी। और इसके अलावा क्या करेगी, जिसके साथ भी रिएक्ट करेगी ऑक्सीडेशन होगा। तो मुझे एक बात बताएं कि ऑक्सीजन सबसे रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन आराम से करा सकती है, तो एयर में इतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कॉन्टीन्यूसली सब चीज़ों का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो रहा है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, ये बात सही है। ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी, ऑक्सीडेशन कर देगी। तो एटमॉस्फेयर में इतना सारा ऑक्सीजन है तो सबके साथ रिएक्ट करके वो उनको ऑक्सीडाइज क्यों नहीं कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन पानी आपको बनाना है तो क्या बोलोगे आप, मैम हाइड्रोजन ले लेंगे, हाफ मोल ऑक्सीजन का ले लेंगे तो हमारे पास H2O बन जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि एटमॉस्फेयर में तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, 9th 8th क्लास के बच्चे ये सवाल पूछ लेते हैं, तो उसका एप्लीकेशन देखो क्या है। तो आप लोगों को आई होप पता ही होगा ये चीज़ें, लेकिन जो बच्चे नहीं सोचते हैं ऐसे तो उनके लिए है कि हाइड्रोजन भी तो है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन भी तो है एटमॉस्फेयर में, तो वाटर मॉलिक्यूल क्यों नहीं बन जाता, बन जाना चाहिए।
क्या बनता रहता है क्या? स्पॉन्टेनियसली पानी बनता रहता है क्या एटमॉस्फेयर में? नहीं, ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है ऐसे? मतलब आप एक बीकर में हाइड्रोजन गैस डाल दो, ऑक्सीजन गैस डाल दो, थोड़े दिन बाद या थोड़ा टाइम बाद देखोगे तो क्या उसमें पानी मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज द थिंग इज़ कि ये पानी तब बनेगा जब ये दोनों मोल या दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। तो ये देखो, इनका रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये रिएक्ट कब करेंगे? हाइड्रोजन अपने आप में स्टेबल है, हाइड्रोजन एटम ने मॉलिक्यूल बना के अपने आप को स्टेबल किया, ऑक्सीजन एटम ने मॉलिक्यूल बना के अपने आप को स्टेबल किया। नाउ बोथ ऑफ दीज आर इन स्टेबल स्टेट। तो जब ये ऑलरेडी स्टेबल है तो ये रिएक्शन क्यों करेंगे? रिएक्शन मैंने आपको हमेशा बताया है लेस स्टेबल स्टेट से मोर स्टेबल स्टेट में जाने के लिए होती है। लेकिन अगर ये ऑलरेडी स्टेबल है तो इनके पास कोई वजह नहीं है कि ये रिएक्ट करें आपस में। इन्हें आपस में रिएक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनके बीच की पहले तो बॉन्ड तोड़वाएं। आप पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। O2H2 आपस में रिएक्ट नहीं होते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम आपस में रिएक्ट होंगे। तो पहले आपको इनको एटम बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको इनके बीच की बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। तो अगर कोई रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसके जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रूम टेम्परेचर पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बॉन्ड नहीं टूट रही है, तो इसीलिए वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट्स द रीज़न कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो स्पॉन्टेनियसली क्यों नहीं रिएक्ट कर रही सबके साथ? क्योंकि O2 इज़ अ स्टेबल मॉलिक्यूल एंड इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज़ क्वाइट हाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हायर टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक बार अगर ऑक्सीजन की बॉन्ड टूट गई तो फिर ये रिएक्शन अपने आप करने लग जाएगा, तो फिर ये अपने आप रिएक्शन करेगा। इसीलिए एनर्जी देते हुए भी ये रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। क्या बोला है मैंने? मैं रिपीट कर देती हूँ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई है, आपने बॉन्ड तोड़वानी है तो आपने एनर्जी दे दी, एनर्जी दे दी, फिर भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि जो आपने एनर्जी दी वो बस एक ही बार दी, उसके बाद वो ऑक्सीजन अपने आप जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनेगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी। और अगर कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। तो जितनी एनर्जी आपने दी उससे ज़्यादा एनर्जी लिबरेट हो गई, दैट मीन्स दैट रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। ओके, चलो इसकी रिएक्शन अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट कर रहा है, मेटल पता है हम सबको, मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाता है, सोडियम के साथ परऑक्साइड बनाता है, लिथियम के साथ सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो इस तरीके से ही रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, गोल्ड, प्लैटिनम, इनके साथ ये रिएक्ट नहीं करता। नाउ कमिंग ऑन टू, सिर्फ मेटल के साथ ही रिएक्ट नहीं करता, ये नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है ऑक्साइड। ये देखो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से ये नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, जिसके साथ भी जाएगा उसका ऑक्सीडेशन कराएगा, तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही। जैसे कि यहाँ पर ये HCl को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो HCl को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख देंगे तो क्या होगा? क्लोरीन -1 से 0 में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो पहले क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब 0 में चला गया, -1 से 0 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीजन पहले 0 में था, अब -2 में चला गया, तो 0 से -2 में जाना क्या हो रहा है? रिडक्शन। सो दैट्स हाउ योर ऑक्सीजन प्लेज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ कमिंग ऑन टू के कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, सिर्फ मेटल नॉन मेटल नहीं, लेकिन कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है? ये देखो, आपको नज़र आ रहा है। अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसके अलावा सल्फाइड्स को ऑक्साइड में करता है। मेटलर्जी में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शंस क्योंकि एक्सोथर्मिक होती हैं तो हाइड्रोकार्बन्स के साथ ये ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फ्यूल की तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि जब इनको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होगी। तो उस एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं और फिर उससे हम लोग अपने ऑटोमोबाइल्स वगैरह या इंजन्स वगैरह रन कराते हैं। इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू गिव यू CO2 and H2O। इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हमेशा क्या बनेगा? CO2 and H2O।
द ओनली थिंग इज़ कि मॉलिक्यूल अगर आप अलग अलग लेंगे तो उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने इथेन को बर्न किया तो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 CO2 मिल जाएंगे, 6 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, 3 H2O के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिफर करेंगे और उसी हिसाब से एनर्जी भी डिफर करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन। अब इसके यूजेस देख लेते हैं हम लोग, डाइऑक्सीजन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले तो हम इसे क्या करते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस में यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस? ये जो टॉर्च होती है क्या करती है, एसिटाइलिन जो गैस होती है उसको निकालती है। तो एसिटाइलिन गैस को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो होता क्या है कि ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपने देखा है हीट लिबरेट होती है, उस हीट को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, अपने मेटल्स को वेल्ड कर लेते हैं या फिर उन्हें काट सकते हैं। तो इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेटल्स को निकालने के लिए हमें उन्हें ऑक्साइड में चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो मेटलर्जी प्रोसेस में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं वो मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा हाई क्लाइंबिंग, हाई एल्टीट्यूड्स पर अगर आप फ्लाई कर रहे हैं या माउंटेनिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर रेस्पायर करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम है ना वहाँ पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो गैस जो होती है वो वहाँ पर लेस सॉल्यूबल होती है। तो इसीलिए ब्लड में लेस सॉल्यूबल होगी ऑक्सीजन, तो रेस्पायर करने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो ओके दिस पॉइंट इज़ नॉट रेलिवेंट, हाइड्रोजन का यूज़ आ गया। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि अगर ऑक्सीजन के कंपाउंड बनाने हैं तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही होगा ना, तो उसमें भी आप इसे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है ऑब्वियसली, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा होता है ये। ठीक है, अभी हम बात भी कर चुके हैं। और क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीडाइज करता है तो ये ब्लीचिंग एजेंट भी बहुत अच्छा है। ब्लीचिंग एजेंट का काम क्या होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है, ब्लीच करते हैं लोग, अपने हेयर ब्लीच कराते हैं, फेस ब्लीच कराते हैं। तो जो हेयर ब्लीच कराते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत जो 2-3 शेड्स हैं वो लाइट हो जाते हैं बाल। तो ब्लीचिंग का काम क्या होता है, टू फेड अवे द डाइज। तो डाई को फेड करना या इम्प्योरिटीज़, कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को हटा देना, तो उसको ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी ये काम में आता है। इसके अलावा ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन में काम आता है टाइटेनियम ऑक्साइड की, डाइऑक्साइड की। और इसके अलावा सिंथेसिस गैस जो होती है ना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होती है, हमने पढ़ा है, तो उसको बनाने में भी ये काम में आती है। ठीक है, तो ये डाइऑक्सीजन का क्या हो गया, यूज़ हो गया। चलो ये तो हमने O2 के बारे में बात कर ली। अब हम आते हैं दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म पे। एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होती है, द फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट इन विच इट कैन एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर में वो जिन जिन फॉर्म्स में कोई एलिमेंट हमें मिलता है ना, तो वो क्या होती है, उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो आपको पता है ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है और ऑक्सीजन O3 की फॉर्म में मिलता है। O2 हमने डिस्कस कर लिया, अब हम O3 देखते हैं कि O3 में क्या होता है। तो ओजोन जो है वो बनता कैसे है कि जब आप O2 को रेडिकल बनाते ना सनलाइट की प्रेजेंस में या यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में, तो होगा क्या कि O2 डिसोशिएट हो जाएगा रेडिकल्स में, और इसको जब कोई और O2 आके ले लेगा तो क्या बनेगा, ओजोन का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलके 2 ओजोन के मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, आपको इसके लिए हीट देनी पड़ती है। ठीक है, चलो इसके अलावा हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम इसको वही है O2 को हम लोग तोड़ना यूवी की प्रेजेंस ना दे करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से इसे तोड़ा है और क्या बनाया, ओजोन बनाया। नाउ कमिंग ऑन टू इट्स प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी उनको हम देखते हैं। ये पेल ब्लू कलर की गैस होती है और अगर आप लिक्विड बनाओगे इसे तो इसका कलर डार्क होता चला जाएगा। तो अगर आप लिक्विफाई करोगे तो डीप ब्लू कलर का लिक्विड हो जाएगा, और अगर सॉलिडिफाई करोगे तो ब्लैक वायलेट कलर का सॉलिड होगा, उसके अंदर ये सॉलिडिफाई होगा। अच्छा, क्योंकि ये नॉन पोलर है तो पानी में बहुत ही कम सॉल्यूबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होता है। इसके अलावा जो ओजोन होती है वो डायमैग्नेटिक होती है। हमने पढ़ा था O2 जो होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, लेकिन ओजोन क्या होती है, नेचर में डायमैग्नेटिक होती है। इसकी जो स्मॉल कंसनट्रेशन है वो हमारा कोई नुकसान नहीं करती हैं सच, लेकिन अगर 100 ppm से ज़्यादा कंसनट्रेशन पे आप एक्सपोज हो जाएंगे तो इट मे लीड यू टू हेडेक एंड नोजिया। नोजिया इज़ अ सिचुएशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस और मेंटल डिसेबिलिटी
वेयर यू कैन नॉट कॉन्शियसली टेक एनी डिसीजन, ठीक है. सो थोड़ा मेंटल डिसेबिलिटी की कंडीशन क्रिएट हो जाती है वहाँ पे नोजिया, वेयर यू आर नॉट इन योर कंप्लीट कॉन्शियसनेस. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़. कमिंग ऑन टू इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो ओजोन जो है वो थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होती है, ठीक है, स्टेबल नहीं होती कुछ खास. अगर आप इसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे ना तो ये डिसोशिएट हो जाती है ऑक्सीजन के अंदर. तो होता क्या है कि ओजोन जो है हीट करने पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे देगी और नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट कर देगी. तो दैट इज़ वाई इट इज़ थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल. क्वेश्चन भी पूछा जाता है वाई इट इज़ थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल, बिकॉज ऑन एक्सपोजिंग टू टेम्परेचर इट गेट डिसोशिएटेड इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड नेसेंट ऑक्सीजन. And let me tell you, this nascent oxygen only is responsible for the oxidizing behavior. तो नेसेंट ऑक्सीजन दे दिया अगर मतलब, तो सीधा ये एटम जाके जो इसे मिल जाएगा उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, और जिसके साथ भी इसने रिएक्ट कर लिया वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो इसीलिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ओजोन. और अगर नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है तो ना सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बल्कि ब्लीचिंग एजेंट भी बहुत अच्छा होगा. तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओजोन जो है इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ब्लीचिंग एजेंट. नाउ कमिंग ऑन टू इट्स स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर हम सबको पता है कि कैसा होता है. एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी और एक डबल बॉन्ड होगी, बट योर बॉन्ड लेंथ इज़ गोइंग टू बी सेम क्योंकि रेजोनेंस होगी यहाँ पर. तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर भी बॉन्ड लेंथ क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है, ठीक है. इसके हम लोग यूजेस देख लेते हैं कि ओजोन हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं. तो सबसे पहले तो ये क्या होता है, इसका जर्मिसेडल इफेक्ट होता है. दैट मीन्स इट हैज़ जर्म किलिंग इफेक्ट. तो जर्म्स को किल करने में मदद करता है. तो इसीलिए डिसइंफेक्टेंट या स्टरलाइजेशन में यूज़ होता है, वाटर की स्टरलाइजेशन में. ब्लीचिंग तो हम देख ही चुके हैं, फैब्रिक ब्लीच करना हो, ऑयल ब्लीच करना हो, फ्लावर स्टार्च कोई भी कलर्ड इम्प्योरिटी हो उसको निकालना हो तो ब्लीच कर सकते हैं. इसके अलावा एयर को प्योरीफाई करना है, अगर एयर को कॉन्सेंट्रेटेड करना है ऑक्सीजन में तो हम लोग इसे यूज़ करते हैं. जैसे माइंस हैं या जो क्राउडेड प्लेसेस होती हैं, ऑडिटोरियम, सिनेमा हाउस या अंडरग्राउंड रेलवेज जो हैं, तो वहाँ की एयर को प्योरीफाई करने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं. और लेबोरेटरी में आपको पता है ओजोनोलिसिस प्रोसेस लास्ट ईयर हमने किया था 11th क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, जहाँ पे एल्कीन के ऊपर अगर आप ओजोन डालते थे तो वो रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज हो जाता था, राइट. तो इस तरीके से ये लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है. एक छोटा सा टॉपिक ओजोन में है, दैट इज़ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. तो आपको पता ही है कि ओजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन. लेकिन इसके डिप्लीशन की वजह से वो हार्मफुल रेडिएशन UVA एंड UVB हम तक पहुंचती है. एंड मेन रीज़न फॉर इट्स डिप्लीशन आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज दैट आर द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द एग्जॉस्ट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स और ऑटोमोबाइल्स. तो यहाँ से ये निकलते हैं और क्या करते हैं, हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं. हाउ, सी, ये क्या करते हैं, पहले फ्री रेडिकल्स में टूटेंगे. फ्री रेडिकल्स में टूटने के बाद ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ओजोन को रिड्यूस कर देते हैं. सो दैट इज़ हाउ दे आर डिप्लीटिंग आवर ओजोन लेयर. एंड इट इज़ क्वाइट आयरॉनिकल कि हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर बनाए हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हीट. हम हीट से बचना चाह रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने ये सारी मशीनरी या गैजेट्स डिस्कवर किए हैं, इन्वेंट किए हैं. एंड देन इवन देन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वी आर इवन फर्दर डिप्लीटिंग द अर्थ. कैसे, ये मशीन्स आर मेंट टू मेक अस फील कूलर, लेकिन अल्टीमेटली इनका जो एग्जॉस्ट होता है ये एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा रेडिएशन सन के हम तक पहुंच रहे हैं. सो आई नो दिस इज़ पैथेटिक और आयरॉनिकल सिचुएशन दैट एयर कंडीशनर आर मेंट टू डिक्रीज द टेम्परेचर, बट अल्टीमेटली यू नो व्हाट, आपके रूम का टेम्परेचर वो भले ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दें, बट दे आर अल्टीमेटली इंक्रीजिंग योर अर्थ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर. सो दैट इज़ वॉट दे आर अल्टीमेटली डूइंग. तो इसीलिए दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है. एंड जो आप ये वेदर कंडीशन में इतना बड़ा स्विच या ड्रास्टिक चेंज देख रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली. सो इट इज़ क्वाइट आयरॉनिकल, बट एनी वे वी कैन नॉट एलिमिनेट दिस थिंग फ्रॉम आवर लाइफ. So just moving on, the next cause of depletion is supersonic jet planes. Yes, this has been asked as a question also. CBSE के अंदर पूछा गया था कि वाई सुपरसोनिक जेट प्लेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, बिकॉज यू नो व्हाट, देयर एग्जॉस्ट का मेन कॉम्पोनेंट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और ओजोन को डिप्लीट कर देता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर. तो
इस तरीके से वो क्या करता है, क्योंकि सुपरसोनिक जेट प्लेन्स जो होते हैं, अच्छा बाकी नहीं करते हैं क्या, तो बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन द थिंग है सुपरसोनिक जेट प्लेन्स को क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराया, बिकॉज दे फ्लाई ऑन हाई ऑल्टीट्यूड्स, तो ओजोन लेयर के करीब प्रेजेंट होते हैं वो लोग, या वहाँ तक पहुँचते हैं, जिसकी वजह से जो उनका एग्जॉस्ट है वो क्या करता है, ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीजन. आर नेक्स्ट एलिमेंट वुड बी सल्फर, दैट वी विल बी कंसिडरिंग इन आर वेरी नेक्स्ट क्लास. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक दिन में हम बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ से सीख रहे हैं, और कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंसेप्ट नहीं अप्लाई करोगे तो क्वेश्चंस को रट्टा मारना पड़ेगा, और कितने क्वेश्चंस आप रट्टे मारोगे. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ जाएँ और एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स ज़रूर प्रैक्टिस करें. यही आपका असाइनमेंट भी होगा. आपको रोज़ डेट वाइज जितना मैंने कराया है डेट वाइज आप डालोगे, अपनी नोटबुक में सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज इंटेक्स के, एंड व्हेन एवर यू विल बी आस्क्ड टू सबमिट इट यू हैव टू, तो आपको वो मेल करना पड़ेगा मुझे डेट वाइज सारा का सारा क्वेश्चन आंसर्स करके. एंड वंस दिस चैप्टर विल बी completed आई विल बी टेकिंग द डाउट क्लास एंड आई विल बी ऑर्गेनाइजिंग द ओरल टेस्ट फॉर दिस. सो जस्ट मेक श्योर यू आर ऑन द टॉपिक एंड डोंट लीव इट फॉर कल कर लेंगे. सो डोंट डू दैट. Be regular with your studies. We will be continuing this chapter with next element, that is sulfur, in the next class. Thank you class. We will be continuing in the next lecture.